गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है आयुष और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 7 हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। ये चैप्टर में हम कवर करेंगे कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है और कंडक्ट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से मैं बताया कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे मतलब कंडक्शन का। कंडक्शन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे कंडक्शन का मतलब है कंडक्ट होना। कंडक्ट को हम दूसरे वे में ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं, और ट्रांसफ़र होने का मतलब आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वही कंडक्शन का मतलब है। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो होता क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने उसका एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। अब जब हम इसका एक पॉइंट यानी कि जब इसका हम एक एंड, इसको जब हम इसका एक एंड को जब हम यहाँ से हीट करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने कैंडल या फिर कुछ भी बर्न किया, ठीक है। अब जब यहाँ से ये वाला पार्ट जो हीट होगा, तो अब ये अपने साइड वाला जो पार्टिकल होता है, मान लो ये कंसिस्टिंग जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो आपको पता है कि पार्टिकल से बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो जब एक छोटे जो यहाँ पे पार्टिकल है, ये वाला सबसे एंड पे ये वाला जो पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल हीट होगा तो ये अपने जो नेबर पार्टिकल है वो उसको क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और इसका जो नेबर पार्टिकल है वो अगले वाले को वाइब्रेट करेगा। ऐसे करते 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 ये एकदम एंड तक इस वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा। जब ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गई। तो उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। देखो व्हेन हीटेड एंड पास दिस एनर्जी टू नेबरिंग पार्टिकल्स विदाउट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन। क्या बोला गया है? इन मेटल्स पार्टिकल्स वाइब्रेट। जब मेटल में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हैं बिना अपनी पोजीशन चेंज करे। यानी कि यहाँ पे अगर कोई एक पार्टिकल था तो वो अगले पार्टिकल को अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा बिना उसकी पोजीशन चेंज करे। मतलब यहाँ का पार्टिकल यहाँ नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्शन ऑफ हीट काम करता है। दिस मेक कंडक्शन एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एवरीडे एक्टिविटीज लाइक कुकिंग। कुकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने एक बाउल है या फिर कोई यूटेंसिल आपने उसको रखा कुकिंग गैस पे, कुकिंग स्टोव पे। तो जब स्टोव में आपने स्टोव बर्न करी या फिर स्टोव लाइट अप करी, तो उसमें से एक पार्टिकल स्टोव के जो सबसे कांटेक्ट में पार्टिकल है वो हीट होगा। और जब वो वाइब्रेट करेगा तो अपने नेबर 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 ऐसे साइकिल चलती रहेगी और वो पूरा बाउल या फिर पूरा यूटेंसिल हीट हो जाएगा। अब आप आगे देखो हाउ कंडक्शन वर्क, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम वही, व्हेन वन एंड ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड द पार्टिकल एट द एंड, ये जो एकदम शुरू में पार्टिकल है ना, ये एनर्जी गेन करता है और वाइब्रेट मोर पार्टिकल्स, तो ये अपने आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। पास्ट वाइब्रेशंस आर पास टू एडजेसेंट पार्टिकल ट्रांसफर हीट अलोंग द ऑब्जेक्ट, और इससे पूरे ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मेटल पैन इज हीटेड द हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द फ्लेम टू द एंटायर पैन मेकिंग इट हॉट। वही सेम एग्जाम्पल यूटेंसिल वाला जो मैंने आपको अभी दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंडक्शन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी दी हुई है, आइए इसको रीड करते हैं। मटेरियल्स नीडेड, मेटल स्ट्रिप, एल्यूमिनियम और आयरन। एक मेटल स्ट्रिप चाहिए आपको, एल्यूमिनियम की ले लो या फिर आयरन की ले लो। 4 पिंस ले लो, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेंगे। कैंडल और स्पिरिट लैंप ले लो, स्टैंड ले लो, वैक्स ले लो, और हीट सोर्स मतलब कोई भी गैस या स्टोव या फिर कैंडल वगैरह कुछ भी, ठीक है। Take a metal strip 15 centimeter long and attach 4 pins to it using wax about 2 centimeter apart. Secure the strip to stand between two bricks. Heat the end strip away from the stand which ऑब्जर्व प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ द पिन्स। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। मेटल स्ट्रिप को लेना 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, उस पर 4 पिन्स को अटैच करना यूजिंग वैक्स, वैक्स को अटैच करते हुए स्पेस्ड अबाउट 2 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पे ऐसा बोला गया आपको एक मेटल स्ट्रिप लेनी है, उस पर यहाँ पे आपको 4 पिन्स, 1 2 3 4 4 आपको पिन्स अटैच करनी है। ये लेकिन ये पिन होंगी वैक्स की, मतलब इसके ऊपर आप वैक्स लगाओगे तो वैक्स की मदद से अटैच होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे वैक्स की मदद से। ये करने के बाद आपको नीचे से हीट देनी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। चलिए ऑब्जर्व करके देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। यू आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर इन विच पिन्स विल फॉल एज स्ट्रिप हीटेड। जैसे ही स्ट्रिप हीट होगी, देखो हमने यहाँ पे जो स्ट्रिप थी उस पर हमारी पिन्स लगी हुई थी। अब जब यहाँ पे हमने कैंडल
या फिर कोई भी सोर्स बर्न किया तो इससे यहाँ पे इस पार्टिकल को हीट वाइब्रेट होते 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 यहाँ तक हीट पहुँचेगी। अब ये जो स्ट्रिप है ये वैक्स से लगी हुई है तो ये ऑब्वियस की बात है गिरेगी। ठीक है, द फर्स्ट पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम फॉल्स फर्स्ट फॉलोड बाय अदर 4 पिन्स। द रीजन फॉर सिक्वेंटल फॉल द पिन्स इन प्रोसेस टू हीट कंडक्शन। वही सेम चीज़, जब हीट ट्रांसफर हुई तो ये यहाँ पे हीट पहुंची, जब वैक्स पिघला हुआ, जब वैक्स पिघला तो ये यहाँ से गिर गया। सेम जब हीट यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से ही गिर जाएगी, यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ पहुँचेगी यहाँ से ये वाली पिन गिर जाएगी। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट मटेरियल टू कूलर पार्ट। कंडक्शन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो हमारा हीट है वो एक कूलर पार्ट से लेके हॉटर पार्ट तक ट्रांसफर होता है। एज द हीट ट्रेवल्स अलोंग द मेटल स्ट्रिप इट कॉसेस द वैक्स होल्डिंग ईच पिन टू मेल्ट लीडिंग टू पिन फॉलिंग। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट एंड टू कोल्ड एंड द कोल्डर एंड metal particles vibrate and pass on energy neighbor. Metal are good conductor of heat which is why metals utensil are used for cooking। वही सेम चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि जब हीट ट्रांसफर हुई तो उसने अपने एडजसेंट पार्टिकल को वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद हीट आगे ट्रांसफर हुई और जो पिंस वैक्स से लगी हुई तो वो निकल के गिर गई। ये शो करता है कि कैसे कंडक्शन ऑफ हीट काम करता है। वही हमने इसको 3 स्लाइड में कवर कर लिया। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है कि जब हीट करते हैं अपन किसी चीज़ को तो उसके जो पार्टिकल होता है ऑब्जेक्ट का वो दूसरे एडजेसेंट पार्टिकल को भी वाइब्रेट करता है और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, फिर अपने एडजेसेंट को ट्रांसफ़र करता है, फिर वो अपने एडजेसेंट को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे करते 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 पूरी स्ट्रिप हीट हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा था कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ऊपर से हमारा कट रहा है ऊपर का एरिया। ओके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। अब हीट के कुछ कंडक्टर्स भी होते हैं और इंसुलेटर्स भी होते हैं। तो देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हीट के कुछ कंडक्टर्स होते हैं गुड कंडक्टर्स, क्या क्या होते हैं मेटल्स। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन। अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। दिस इज वाई मेटल कुकिंग यूटेंसिल आर कॉमनली यूज। इसी वजह से हम हमारी कुकिंग में जो मेटल्स के यूटेंसिल्स होते हैं इनको कॉमनली यूज़ करते हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो कि हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड, ग्लास, क्ले एंड प्रोक्लेन डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। जो मटेरियल होते हैं वुड, तो वो क्या करते हैं, हमें इजीली अलाउ नहीं करते हैं हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए। तो वही सेम चीज़ बताइए कि टी और कॉफ़ी कप मेड ऑफ क्ले और प्रोक्लेन हेल्प इन रिटेन हीट लॉन्गर। जो आपने देखे होंगे जिनको हम चीना चीना मिट्टी के कप बोलते हैं, तो जो चीना मिट्टी होती है वो हीट को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करती है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक उसको रखती है और हीट लॉस नहीं होने देती, जिससे हमारी टी और कॉफ़ी गर्म रहती है। वुलन ट्रैप, वुलन फैब्रिक ट्रैप एयर विच इज़ पुअर कंडक्टर। जो वुलन फैब्रिक होते हैं वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं और जिससे वो पुअर कंडक्टर बनते हैं। एंड हेल्प अस टू कीप वार्म, जिससे हम ठंडियों में गर्म रह सकते हैं, मतलब गर्म कपड़े पहनते हैं, तो वही वुलन फैब्रिक को ही गर्म कपड़े बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग सच एज वुलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट रिड्यूस हीट फ्लो एंड कीप अस वार्म। जब हम वुलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट को पहनते हैं या फिर ओढ़ते हैं तो उनके बीच में जो एयर होती है, एयर लेयर होती है, एयर जो होती है बिटवीन लेयर, तो लेयर्स के बीच में जो एयर होती है वो रिड्यूस करती है क्या, हीट के फ्लो को, और हमको गर्म रखने में हेल्प करती है। एयर ट्रैप्ड बिटवीन टू थिंक ब्लैंकेट्स एक्ट एज इंसुलेटर। जब दो पतले पतले ब्लैंकेट के बीच में जो एयर ट्रैप है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी और जो हीट को बाहर नहीं फ्लो होने देगी, और इसलिए वो एक्ट करती है एक इंसुलेटर की तरह। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंसुलेशन इन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग्स में भी इंसुलेशन किया जाता है, किस लिए, वही हॉट और कोल्ड से बचने के लिए। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा जूम करेंगे। देखिए, ये जो बिल्डिंग है आप यहाँ पे देखोगे इसमें इंसुलेशन है। कैसे इंसुलेशन है आइए पढ़ते हैं। देखिए, इन रीजन विद एक्सट्रीम क्लाइमेट हॉट और कोल्ड द हाउसेस आर डिजाइन यूजिंग मटेरियल डेट प्रिवेंट हीट ट्रांसफर। जैसे ठंडी और गर्मी वाले रीजन में हाउसेस ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे ऐसे मटेरियल से डिज़ाइन किए जाते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हीट के ट्रांसफ़र को। इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स हाउसेस में हैव 2 लेयर ऑफ वुडन वॉल्स। जो कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया होते हैं वहाँ पे हाउसेस में 2 लेयर होती है वुडन वॉल्स की, विथ काउ डंक एंड मड बिटवीन। अब दोनों वॉल्स के बीच में, हाँ मान लो देखो 2 दीवार है, इनके बीच में यहाँ पे
काउ डंक और मड मतलब मिट्टी और गाय का गोबर भरा हुआ होता है। दिस सेटअस प्रिवेंट हीट लॉस बिकॉज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब इससे जब यहाँ पे हमारी हीट आएगी तो ये हीट को कंडक्ट करके बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि वुड और काउ डंक जो होता है वो एक बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। ठीक है। Hollow bricks are also used for insulation. The air trapped in hollow spaces is poor conductor of heat, keeping the house warm in winter. जो hollow bricks होती है इंसुलेशन के लिए, जैसे देखो यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज़ करी गई हैं ये hollow होती है और ये क्या करती हैं, ये इंसुलेटर की तरह काम करती है और इनका जो एयर ट्रैप होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देती। तो इस वजह से एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, आपको भी पता है। तो इसीलिए यहाँ से हीट कंडक्ट नहीं होती है और हीट लॉस से बच जाते हैं। अब कोल्ड रीजन में क्या होता है, इन कोल्ड रीजन सच एस मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड हाउसेस आर बिल्ड विद इंसुलेशन टेक्निक्स। यहाँ पे इंसुलेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिससे हमारे घर जो है गर्म रहे। The combination of wood and mud effectively prevent heat loss during ensuring warmth inside the house। वही सेम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, वुड और मड को यूज़ कर रहे हैं जिससे हीट लॉस ना हो और एनर्जी हीट एनर्जी घर के अंदर ही रहे। ठीक है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है, तो कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है बट लिक्विड और गैसेस में, जहाँ पे हीटेड पार्टिकल्स मूव करते हैं और अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं और ये मूवमेंट जो है सी ब्रिजेस कॉज करती है एंड राइजिंग ऑफ स्मोक मेकिंग कन्वेक्शन अ क्री प्रोसेस इन नेचर। ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कन्वेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है इसमें हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड और गैसेस में, जहाँ पर जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स वही जिससे ऑब्जेक्ट बना है, इसमें मान लो हीट है तो अभी अपने साथ हीट कैरी करेगा और अपने एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तो इसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और इसी की वजह से कुछ नेचुरल प्रोसेस होती हैं जैसे कि सच अ ब्रीजेस, जो ब्रीजेस होती हैं वो भी इसी वजह से होती है। देखिए ब्रिजेस क्या होती है वो आपको बताता हूँ, हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेंगे एक बार। देखो ब्रिजेस सच एज ब्रिजेस नियर द सी और राइजिंग ऑफ स्मोक, तो ये दो मेन की प्रोसेस हैं जो कन्वेक्शन की वजह से होती है। ठीक है। अब देखो कन्वेक्शन काम कैसे करती है, देखिए हाउ कन्वेक्शन वर्क्स। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी बिकम लेस डेंस। हमने पढ़ा जब लिक्विड और गैस के पार्टिकल हीट करते हैं तो उनको एनर्जी गेन करते हैं। अब जैसे वो एनर्जी गेन करेंगे तो वो लेस डेंस मतलब घने कम हो जाएंगे। मान लो देखो यहाँ पे काफ़ी सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं, देखो ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ पे एक बार। अब यहाँ पर सेट ऑफ पार्टिकल्स है, आप देखो अब ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मतलब आसपास में। जब हम इसमें हीट देंगे तो जैसे हीट देंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर होने लगेंगे, मतलब अपने आप से एक दूसरे से दूर भागेंगे। देखो ऐसे ऐसे। ठीक है। ये दूर दूर होने लगेंगे, इनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। अब ये कम घने हैं, इस पॉइंट पे ज़्यादा घने थे यानी ज़्यादा गहरे थे। अब यहाँ पे देखो ये कम घने हैं मतलब कम डेंस हैं, तो become less dense and rise cooler. Dense particle then move to take their places, creating a cycle of movement called convection current। जैसे ये पार्टिकल्स कम डेंस होते हैं, अब इनके बीच में जो जगह बनी है ये तो कोई कवर अप करेगा, तो जो कूलर पार्टिकल्स होते हैं, जो आसपास के कूलर पार्टिकल्स होते हैं वो आके इनकी जगह को ले लेते हैं, जिससे दोबारा से डेंस हो जाते हैं और इसी साइकिल को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ पैन द वार्मर वाटर राइजेस एंड कूलर वाटर सिंक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। देखिए हमने एक बाउल लिया, उसको हमने हीट किया, उसके अंदर वाटर को हमने गर्म किया। अब जो गर्म वाटर होगा, जो गर्म गर्म वाटर होगा वो गर्म होकर ऊपर आ जाएगा और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे चला जाएगा, जिससे नीचे वाला पानी भी गर्म हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हीट पूरे उसमें और पूरा पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है। कन्वेक्शन इन गैसेस, इन एयर हीट हीटेड एयर एक्सपेंड्स बिकम लाइटर एंड राइजेस। हमने बताया कि जब वो होती है सॉरी हाँ, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं जब उनको हीट करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ दूर दूर हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं ना। एक्सपेंड का मतलब भी तो यही हुआ कि दूर दूर हो गए और वो हल्के हो जाते हैं। अब क्योंकि वो दूर दूर है तो वो हल्के हल्के भी हो जाते हैं और वो राइज करते हैं। जैसे वो हल्के हुए
तो वो हल्के होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे, यानी कि ये लैंड है, वो पार्टिकल्स ऊपर राइज कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, जो नॉर्मल हवा है, यानी कि जो हीटेड नहीं है, जो ठंडी हवा है, वो यहाँ पे आके बैठ जाएगी और यहाँ की स्पेस ले लेगी। इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीजेस। कन्वेक्शन इन लिक्विड्स, इन लिक्विड लाइक वाटर हीटेड पार्टिकल्स राइजेस एंड कूलर वन सिंक क्रिएटिंग अ सर्कुलर फ्लो। जब लिक्विड में लाइक वाटर हीटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो राइज करते हैं, सेम एज एयर, हीटेड पार्टिकल्स ऊपर गए और जो कूलर वाले हैं वो नीचे डूब गए। तो वही, और इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग अ सर्कुलर फ्लो। मतलब देखिए, हीटेड पार्टिकल्स ऊपर गए और जो कूलर पार्टिकल्स थे वो नीचे आए, तो इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है, जिससे जो हीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे में, है ना। तो यही था हमारा कन्वेक्शन ऑफ हीट। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वाई डस स्मोक राइज। अब स्मोक राइज करता क्यों है, स्मोक उड़ता ही क्यों है, क्योंकि वो क्यों नीचे नहीं जाता, मतलब नीचे सिंक क्यों नहीं करता। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए, वाई डस स्मोक राइज, स्मोक राइजेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स। स्मोक जो है गैसेस से बना होता है। स्मोक मेड अप हॉट गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स, बहुत ही गर्म गैस, मतलब बहुत ही तो नहीं बोल सकते, लेकिन गर्म गैसेस और छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। और रिलीज कब होता है, जब समथिंग, जब कुछ चीज़ बर्न होती है। व्हेन दीज पार्टिकल्स आर हीटेड दे बिकम लाइटर। अब देखिए, जब आपने अगरबत्ती में आग लगाई या फिर उसको हीट किया, तो वो ऑब्वियसली बात है बर्न होगी। जब वो जलेगी तो उसका टेम्परेचर कुछ हाई होगा, यानी वो गर्म होगा। तो जो आसपास की एयर है वो भी तो गर्म होगी, तो ऑब्वियसली बात है स्मोक गर्म होगा। और आप हमने पढ़ा, जब हीट या फिर एयर गर्म होती है, जब एयर को हम हीट करते हैं तो वो राइज करती है, यानी कि उड़ती है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू वॉट हैपन्स व्हेन एयर इज हीटेड। हाँ वही, इट एक्सपेंड्स, टेक अप मोर स्पेस, बिकम लेस डेंस, एंड वाई इज वार्म एयर ऑल्सो राइजेस। क्योंकि ये एयर गर्म है तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि कम घनी होगी, और इसी वजह से ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, ठीक है। सिंपल एयर की प्रॉपर्टी कन्वेक्शन वाली, कि जब एयर गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है, वही रीजन है जिससे स्मोक भी राइज करता है, क्योंकि स्मोक कंसिस्ट होता है गर्म हवा से, यानी गर्म हवा का ही बना होता है स्मोक, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन है हॉट गैसेस। अंडरस्टैंडिंग कन्वेक्शन एक्टिविटी, ये भी एक एक्टिविटी दी गई है कन्वेक्शन के ऊपर, इसको आप पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एयर एक्सपेंशन, when a particle when a partially inflated balloon is placed in the sun, the air inside it heated up and expands, causing the balloon to become larger। आप एक बैलून लीजिए, बैलून में आपने एयर भरी, हवा भरी, अब आपको उसने सनलाइट के नीचे रखना है। जब आपने उसको सनलाइट के नीचे रख दिया, क्योंकि हमको पता है एयर की प्रॉपर्टी, जैसे ही वो हीट होती है तो वो एक्सपेंड करती है, तो ऐसे ही वो बैलून के अंदर इस पे एक्सपेंड करेगी, और जब वो एक्सपेंड करेगी यानी कि कम डेंस होगी, और वो जब हीट होगी तो वो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने की वजह से बैलून भी एक्सपेंड करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हवा को जगह चाहिए, जब एक्सपेंड करेगी तो बैलून एक्सपेंड करेगा और फूल जाएगा, बिकम लार्जर, है ना। ये हमने वही पढ़ लिया, स्मोक राइजिंग, ठीक है, अभी पढ़ा था वही है। कन्वेक्शन इन लिक्विड, ये लिक्विड की एक्टिविटी है ना, सेम कन्वेक्शन वाली, इसको भी आप पढ़ लेना। ट्रेडिशनल रूम हीटर बुखारी, ये एक टाइप का रूम हीटर है जिसको हम बुखारी बोलते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल, यानी कि काफ़ी पुराने टाइम का, और पुराने टाइम का लाइक एशियंट टाइप का रूम हीटर है, ठीक है, जो पुराने टाइप के लोग यूज़ करते थे। इन द अपर रीचेस ऑफ हिमालय रीजन, जो हिमालय रीजन है वहाँ पे आपको पता है ठंड कितनी होती है। अ ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज बुखारी इज यूज टू कीप द रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव इन विच वुड और चारकोल इज बर्न। इसके अंदर एक आयरन की स्टोव होती है जिसमें वुड और चारकोल को हम बर्न करते हैं। अ लॉन्ग पाइप अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटेड सर्फेस अ चिमनी। अब यहाँ पे एक पाइप गया होता है ऊपर की तरफ, जो चिमनी की तरह काम करता है, मतलब जो भी धुआं होता है उसको वो ऊपर सक करके ऊपर घर के बाहर निकाल देता है, वेंटिंग आउट द स्मोक। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज फॉर कुकिंग, इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे यूटेंसिल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुकिंग भी हो रही है।
Acid flat top provides a platform for placing utensils. Or the three process of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up the room. अब इसके अंदर तीनों प्रोसेस हीट की यूज हुई है। कौन सी? ट्रांसफर ऑफ हीट या फिर कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हीट की। कौन सी प्रॉपर्टी थी? देखिए, कन्वेक्शन ऑफ हीट। सो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीजेस। ये क्या होता है? देखिए, ड्यूरिंग एक मिनट, during the day the land near the beach heats up faster than the water in sea. This is because different material absorb heat at different rates. However, at night the situation changes. The land cools down faster than the water. The difference is how quickly the land and water heat up and cool is what causes the land and sea breezes. देखिए, ब्रिजेस तो हमने पढ़ लिया, अब ये होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना। देखिए, जब धूप का टाइम होता है, यानी कि यहाँ पे मान लो सन, ऑब्वियसली बात है सन यहाँ पे होगा, हम इसको यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अभी सन यहाँ पे है। अब जो सन है उसकी जो सनलाइट है वो पड़ेंगी, इक्वली पड़ेंगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट क्योंकि यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, समुद्र या फिर सी है, तो यहाँ की जो हवा है वो ठंडी होगी, बट यहाँ की जो हवा है वो गर्म होगी। जब जो लैंड की हवा है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी क्योंकि हीट उस पर पड़ रही है कंटिन्यूसली, और नीचे कोई ठंडी सरफेस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जल्दी जल्दी गर्म होगी। अब कंपैरिजन करें तो जो इस रिवर की जो हवा है या फिर सी की जो हवा है वो काफ़ी लो स्पीड से गर्म होगी, क्योंकि उसके ऊपर ठंडी हवा है और नीचे ठंडा समुद्र है, तो गर्म होने में टाइम लगेगा। अब सेम अब इमेजिन करेंगे रात के टाइम पे। अब यहाँ पे सूरज नहीं है, यहाँ पे मून है। अब जब यहाँ पे मून है तो क्या होगा, जो समुद्र है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो पानी है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेगा, बट जो लैंड है वो और जल्दी ठंडा होगा बिकॉज ऑफ नाइट, क्योंकि नाइट में कोई सनलाइट नहीं है, तो जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। बट जो हमारा वाटर है उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट मटेरियल एब्जॉर्ब हीट एट डिफरेंट रेट और डिफरेंट मटेरियल कूल डाउन एट डिफरेंट रेट, जिसकी वजह से रात को एकदम अपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे लैंड एंड वाटर हीट अप कूल डाउन इज लैंड एंड सी ब्रीजेस, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सी ब्रीजेस। लैंड हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन द वाटर। इसमें कुछ की पॉइंट्स हमको याद रखने की जो की हैं। लैंड हीट्स अप एंड कूल डाउन फास्टर, लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इससे हमको समझने को मिला कि डिफरेंट मटेरियल्स, हर मटेरियल्स की एक अलग ठंडे होने की और कूल होने की रेट होती है। टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट प्रेशर डिफरेंसेस। जब टेम्परेचर अलग होगा तो प्रेशर भी अलग होगा, क्योंकि देखो हमने समझा था पिछले स्लाइड में, अगर पिछले स्लाइड में मूव करें, यहाँ पे थी वो स्लाइड हमारी, एक मिनट पीछे चलेंगे। हाँ, इस स्लाइड में देखो हमने समझा था जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर है, तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा ना, क्योंकि वो पार्टिकल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो दूर दूर है तो प्रेशर कम होगा। बट जब वो पार्टिकल पास पास में है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है कहाँ पे, लैंड और सी ब्रीजेस के टाइम पे। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जो एयर होती है वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यानी कि जब यहाँ पे हीट है तो जो समुद्र की ठंडी हवा है वो इस साइड आएगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, पार्टिकल्स जो है दूर दूर है। बट उल्टा हो जाएगा रात को, पर रात को क्या होगा कि जो लैंड की हवा है वो समुद्र की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी घिसर पिसर सी हो गई है बिकॉज ऑफ लाइंस, तो हम इसको इरेज कर लेंगे। ठीक है पूरा, ठीक है, तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद दिस मूवमेंट क्रिएट्स लैंड्स एंड सी ब्रिजेस, इसी वजह से लैंड्स और सी ब्रिजेस होते हैं।
हीटिंग एक्सपेरिमेंट लैंड वर्सेस वाटर, तो एक एक्सपेरिमेंट है, अगेन इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। 2 आइडेंटिकल बाउल्स, सॉयल वाटर, 2 लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमको चाहिए। ऑन अ क्लियर सनी डे अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर एंड एडल्ट टेक 2 आइडेंटिकल बाउल्स, हमको 2 बाउल्स लेने हैं। फिल 1 बाउल हाफ वे विथ सॉइल एंड अनदर बाउल हाफ वे विथ वाटर, एक बाउल को आधा मिट्टी से भर दो और आधा पानी से भर दो। फिक्स अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन ईच बाउल, इंश्योर द डेड बल्ब्स आर इमर्स्ड इन द सॉइल एंड इन द सॉइल रिस्पेक्टिवली एंड डू नॉट टच द बॉटम्स और द साइड ऑफ द बाउल। आपको ध्यान रखना है कि बॉटम और बाउल्स के साइड टच नहीं हो, बट जो उसके अंदर हमने चीज़ डाली उसमें टच होना चाहिए, लाइक वाटर और सैंड में टच होने चाहिए। प्लेस द सेटअप इन सनलाइट, सेटअप को हमको सनलाइट के अंदर प्लेस करना है पूरा, ये दोनों बाउल्स को। ऑब्जर्व द राइज इन टेम्परेचर, जो सॉइल है वो काफ़ी जल्दी गर्म होगी बट ये वाटर काफ़ी धीरे गर्म होगा, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सॉइल राइजेस मोर देन द वाटर, जो टेम्परेचर है सॉइल का वो जल्दी गर्म हो चुका होगा वाटर से। दिस इंडिकेट द सॉइल हीट अप फास्टर देन द वाटर, इससे पता लगता है जो सॉइल है वो वाटर से जल्दी जल्दी गर्म होती है, जो हमने सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस में पढ़ा। अब है कूलिंग एक्सपेरिमेंट एंड सी ब्रिजेस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे लिखा हुआ है कूलिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी ब्रिजेस। कूलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए थोड़ा जूम करेंगे। आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर हीट अप, ब्रिंग द सेटअप इंडोर्स एंड अलाउ इट कूल फॉर 20 मिनट्स। जो हमारा सेटअप था एक्सपेरिमेंट वाला उसी पे हम अभी काम कर रहे हैं। जब वो सेटअप गर्म हो जाए उसको आपको अंदर लाना है। अब हम कूलिंग ऑब्जर्व करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट पे। द कूलिंग रेट्स ऑफ सॉइल एंड वाटर, देखिए सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर, सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन द वाटर, मीनिंग जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपन को ये पता लगता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ होती है गर्म और ठंडी होने की, मतलब उसकी हर एक की अलग रेट होती है। सी ब्रीज देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द डे व्हेन द लैंड हीट अप क्विकली द एयर अबव द लैंड ऑल्सो बिकम वार्म। मैंने बताया कि जब लैंड पर हीट पड़ेगी तो उसकी हवा जल्दी गर्म होगी, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, जिससे यहाँ पर का प्रेशर कम हो जाएगा, जो मैं बता चुका हूँ। मीनवाइल द एयर अबव द सी इज कूलर एंड डेंसर, अब जो सी के ऊपर की हवा है वो एकदम गर्म होगी और डेंस होगी, घनी होगी, क्योंकि सॉरी हाँ, कूलर एंड डेंसर, हाँ, क्योंकि वो ठंडी होगी तो डेंस डेंस होगी, मतलब घनी होगी ना बहुत ज़्यादा, पार्टिकल्स पास पास में है। टू फिल द लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, अब जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में जाएगा, ऑब्वियसली आपको मैंने बताया। द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स इन, अब जहाँ से जो ठंडी हवा है सीज की वो इधर आ जाएगी, किस साइड, लैंड की साइड, क्योंकि वो जो प्रेशर है उसको तो फिल करना पड़ेगा ना। दिस इज वाई पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज फील अ रिफ्रेशिंग ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे, गर्मियों में टाइम पे जब यहाँ पे गर्म हवा होती है तो इसकी जो समुद्र की ठंडी हवा वो गर्म हवा को कैप्चर करने के लिए, यानी गर्म हवा के बीच का पार्टिकल या फिर स्पेस को कैप्चर करने के लिए वो समुद्र से लैंड की तरफ आते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, ठंड में जो पीपल कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के आसपास रह रहे, समुद्र के कोस्ट लाइन पे रहते हैं, उनको एक रिफ्रेशिंग ब्रीज फील होती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है उन लोगों का, वो समुद्र पे रहने, समुद्र के पास रह रहे हैं। और फ़ायदा है, नुकसान भी होते हैं, लाइक अगर सुनामी वगैरह आएगी तो सबसे पहले वही लोग इफेक्ट होते हैं। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा और एक नुकसान नुकसान होता है। सो लैंड ब्रीज देखिए, एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी, द एयर अबव द लैंड बिकम्स कूलर एंड डेंसर क्रिएटिंग अ प्रेशर मीनवाइल द, ठीक है, कूलर एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी क्रिएटिंग अ लैंड विद द पीपल। ये सही सेम वही चीज़ आ गई, हमने वो 3-4 बार रिपीट हो चुकी है सेम स्लाइड में, ठीक है। अब रेडिएशन हमारा टॉपिक है। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। इन दिस प्रोसेस हीट इनवॉल्व्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। अब आप देखोगे, आपने पढ़ा था जो एयर होती है वो तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो आप ये बताओ कि जो सनलाइट है वो हम तक कैसे पहुंचेगी, एयर तो उसको कंडक्ट नहीं कर सकती क्योंकि एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और एक और चीज़, अर्थ पे पहुंचने से पहले वहां पे तो वो स्पेस में ट्रेवल करी होगी और ट्रेवल करी वैक्यूम में,
तो हमने तो पढ़ा हीट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बट यहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं है, ना एयर है ना सॉलिड है और ना लिक्विड है, तो कैसे ट्रांसफ़र की होगी। तो इसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, कोई मीडियम की नीड नहीं होगी। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ देयर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट करते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से बोलेंगे कि बिना किसी मीडियम के ट्रांसफ़र करते हैं। sun radiation, for example, the heat from the sun reaches the earth through radiation. The sun surface is extremely hot, around 6000 degrees Celsius, and it is release a large amount of energy in the form of electromagnetic wave. सूरज चूंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो हीट को रिलीज करता है रेडिएशन के फॉर्म में, और जिससे हमारे पास वो हीट पहुंचती है। सम ऑफ दिस वेव्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ, इसमें से कुछ वेव्स अर्थ एब्जॉर्व कर लेते हैं अपनी सरफेस को गर्म करने के लिए। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, वही चीज़ रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। विच इज़ वाई वी कैन फील वार्मथ ऑफ द सन इवन थ्रू स्पेस इज वैक्यूम, वही चीज़ मैंने बताई, स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, स्पेस में तो वैक्यूम है, और फिर भी उसके वजह से वैक्यूम के बाद भी हम लोग रेडिएशन की मदद से हीट को फील कर पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर इन डेली लाइफ, यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बॉन फायर, व्हेन यू सिट नियर अ बॉन फायर यू फील वार्म बिकॉज ऑफ रेडिएशन, द हीट फ्रॉम द फायर इज रेडिएटेड टूवर्ड्स यू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वार्मिंग योर बॉडी। अब हमने पढ़ा कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों का टाइम आप क्या करते हो, बॉन फायर है, फिर हम बोलते हैं कि हम आग से तापते हैं। जब हम तापते हैं तो उसमें हम आग को टच नहीं कर रहे हैं, हम हाँ, मतलब हम दूर से ही हम हीट को फील कर पाते हैं बिना टच किए। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है रेडिएशन की मदद से, क्योंकि एयर तो कंडक्ट नहीं करेगी हीट को, लेकिन रेडिएशन, हर ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट, तो वही यहाँ पे हीट रेडिएट होगी कहाँ, हम तक। तो यही यही है हमारा एक एग्जांपल। नेक्स्ट है क्लॉथिंग कलर, व्हेन यू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर यू फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज दिस क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द हीट फॉल्स देम इन कॉन्ट्रास्ट डार्क कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब मोर हीट विच वाई दे आर मोर कंफर्टेबल टू वियर इन विंटर। जब आप सर्दियों के टाइम में जब आप सर्दियों के टाइम में काले कपड़े पहनोगे तो आपको फील होगा कि हाँ मेरे को ठंड नहीं लग रही है, कम लग रही है, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो जो ब्लैक क्लॉथिंग होती है, ब्लैक कपड़े होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर। और वहीं अपोजिट में जो वाइट और लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं। तो इसी वजह से ठंड में हम लोग अगर डार्क कपड़े पहने तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। When you heat a pan on the stove, the flame conduct heat to the utensil, which then heat the water inside the convection. The warmth you feel around the flame and hot utensils is due to radiation. अब आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग करते टाइम जब वाटर हीट हो रहा है तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट फील होती है, और वो क्यों फील होती है, वो भी रेडिएशन की वजह से फील होती है, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट, हर ऑब्जेक्ट रेडिएट करता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट को, ठीक है। आगे चलेंगे, वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, व्हेन अब वाटर साइकिल एक प्रोसेस है जो कि आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। तो वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज हीटेड बाय द सन कॉजिंग द इवेपोरेट इनटू एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर आल्सो इवेपोरेट्स फ्रॉम ट्री एंड प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन। आप इवेपोरेशन को समझिए, देखिए एक समुद्र है, हमारा समुद्र स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो आप उसको माइंड मत करिएगा। तो अब इस समुद्र पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी यहाँ से, तो ये जो वाटर है वो हीट होगा, और जब हीट होगा तो हीट होके इवेपोरेट यानी कि ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, हमने पढ़ी है वाटर की प्रॉपर्टी कि जब कोई भी लिक्विड हीट होता है तो उसके पार्टिकल्स हल्के हो जाते हैं और वो राइज करते हैं। जैसे वो राइज करेंगे तो वो इवेपोरेट होंगे यानी कि ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो वो क्या होंगे ऊपर जाके, एज वेपर राइजेस द इन एटमॉस्फेयर इट कूल डाउन एंड कंडेंस। अब हीट तो यहाँ तक थी, लेकिन जैसे वो एक सर्टेन लेवल पर पहुँचेंगे वहाँ पर क्या ठंड होगी, कूल एटमॉस्फेयर होगा, जिसकी वजह से वो कूल हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस मतलब क्या बोल सकते हैं, क्लाउड फॉर्म कर लेंगे ऊपर जाके, यानी कि बादल बादल फॉर्म कर लेंगे ऊपर जाके।
कलेक्शन वाटर, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे एक बार, दिख नहीं रहा मेरे को। वाटर दैट फॉल्स ऑन द सरफेस एदर फ्लोज इनटू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड ओशन और सीप्स इनटू द ग्राउंड। देखिए अब जब क्लाउड बने तो वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो रिलीज करेंगे वाटर को, कहाँ पे, अर्थ के ऊपर ही, मतलब बारिश हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पानी ऊपर गया, बादल फॉर्म हुए, अब होगी बारिश, और बारिश को हम बोलते हैं परसिपिटेशन। क्लाउड इवेंचुअली रिलीज वाटर बैक टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हिल। या तो वो बारिश के फॉर्म में होंगे या तो वो बर्फ के फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब ये नीचे आ गया, अब कलेक्ट होगा वाटर, ठीक है, नीचे आ गया ना। वाटर डेट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ फ्लोज बैक। अभी जो पानी गया था कहाँ से, समुद्र से, वापस आ गया तो समुद्र में ही जाएगा, या तो पौंड में जाएगा, या तो लेक में जाएगा, या फिर रिवर में जाएगा, या फिर ओशन में जाएगा। और कुछ वाटर क्या होता है, ज़मीन सोख लेती है, सीप्स ज़मीन के अंदर घुस जाता है, जिसको हम वाटर टेबल भी बोलते हैं, या फिर अभी अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द वाटर साइकिल इज नेचुरल प्रोसेस डेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब वही सेम बताया कि ये एक बहुत ही क्रूशियल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्लेसिंग वाटर, अगर ये नहीं होगी तो हमारा वाटर जो है वो फिर इवेपोरेटिव होता रह जाएगा, मतलब वापस तो आएगा ही नहीं। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म इंक्लूडिंग लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इसी वजह से हमारा जो वाटर है वो साइकिल 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 करता हुआ या तो लिक्विड में, या फिर सॉलिड में, या फिर गैस फॉर्म में वापस आ जाता है। वाटर इज एसेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कवर्स अबाउट 71% ऑफ अर्थ सर्विस। वाटर काफ़ी एसेंशियल है, और ये 71% ऑफ अर्थ सरफेस, इतनी अर्थ सरफेस को कवर करता है। इट फाउंड इन 3 स्टेट्स, लिक्विड, रिवर्स, लेक्स, सॉलिड फॉर्म स्नो आइस और ग्लेशियर्स, और गैस फॉर्म में वाटर वेपर्स के फॉर्म में। तो 3 फॉर्म है इसके, लिक्विड है जो कि रिवर्स में मिलेगा, सॉलिड है जो कि स्नो के फॉर्म में मिलेगा, ग्लेशियर्स के फॉर्म में मिलेगा, और गैस जो कि हमें वेपर्स के फॉर्म में मिलेगा। ड्यूरिंग द समर द सन हीट द स्नो एंड आइस माउंटेन पोलर रीजन दे मेल्ट फ्लो। जब हीट आ रही है सन के टाइम, सन से गर्मियों के टाइम में, तो जो पहाड़ होंगे जिन पे बर्फ़ थी, ठीक है, अब वो बर्फ़ हीट की वजह से पिघलेगी, पिघलते हुए वो नीचे आएगी और कहाँ चली जाएगी, ओशियन में मिल जाएगी। दिस मेल्टेड आइस रिप्लेनिश बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। अब जो पिघली हुई है, अब जैसे ही सन हट जाएगा, यानी कि ठंड आ जाएगी, हटेगा तो नहीं, मतलब जब उसकी हीट कम हो जाएगी ठंड के टाइम में, तो जो स्नो है वो फिर से उस माउंटेन पे आ जाएगी। फिर जब सन आएगा दोबारा से, आ जाओ भाई, तो वो फिर से पिघलते हुए पिघलते हुए पिघलते हुए क्या होगा, पिघलते हुए रिवर्स में मिल जाएगा। तो ये साइकिल हमारी चलती रहती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर रिप्लेनिश होता है। Importance of water cycle. 71% earth percentage of earth is covered by water. 3 states of water. 100% convection. Percentage of water conserved through water cycle. अब अर्थ का वाटर कंजर्व होता है किस वजह से, वाटर साइकिल की वजह से, और 71% अर्थ पे वाटर ही वाटर है, ठीक है। द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर का, वही सेम डिफाइन लिखी हुई है जो हमने अभी उसको समझी। यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है, देन सीपेज ये सब पढ़ के फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मीना। तो इसमें हमको बताया गया है एक ओल्ड टाइम के वो हुआ करते थे स्टोरी, लाइक एक पुरुष जिनका नाम था ब्रह्महीना, एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये जो है उज्जैन, जो अभी एमपी में है, उस वहाँ पे रहा करते थे, जिसको हम उज्जैनी बोलते थे उस टाइम पे। इन दिस वर्क ब्रासात मिता ही गेव मर्चेंट्स और ही गेव फॉर प्रोडक्शन सीजन रेनफॉल भी क्या करते थे, जो रेनफॉल उसको प्रिडिक्ट करते थे किस किस प्रिंसिपल्स पे, कि क्लाउड फॉर्मेशन कितनी हुई, विंड का पैटर्न क्या है, स्टार और मून की पोजीशन क्या है, और कुछ और नेचुरल फिनोमेना थे, जिसकी मदद से ये लोग क्या करते, ये मतलब ये लोग तो नहीं, सिर्फ ये प्रिडिक्शन करते थे कि कब बारिश होगी या फिर नहीं। सीपेज ऑफ वाटर बेनीथ द अर्थ सरफेस। हमने पढ़ा कि जब वाटर आया तो कलेक्ट हुआ कहाँ पे, कुछ तो ओशन में हो गया, कुछ पॉन्ड में हो गया, अब कुछ वाटर जो लैंड पे आएगा वो क्या रिस रिस के या फिर सीप होके इसके कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, किसके, सॉइल के। वाटर दैट फ्लोज ऑन द अर्थ सरफेस
before seeping it underground. Natural filtering of water is through move soil layers. Accumulation of filter water in underground reservoirs. देखिए क्या होता है, वाटर आया, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारी लेयर है। पहले सैंड, सॉरी पहले ग्रास है, तो ग्रास से जब वाटर पास होगा तो कुछ मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे वाटर के। फिर ये वाली सॉइल है, फिर ये सॉइल, फिर ये सॉइल, फिर ये रॉक, फिर ये रॉक। तो इस तरीके से जब वाटर पास होता है डिफरेंट रॉक्स और सॉइल के बीच से, तो एकदम फिल्टर हो जाता है। फिर हम उसको साफ पानी हो जाता है, मतलब वो पीने लायक रहता है पानी, फिर वो हम उसको पी सकते हैं। तो फिर जब ये फिल्टर होके पानी नीचे पहुंचता है तो एक रिजर्वॉयर्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें अपन पानी स्टोर करते हैं। तो वो रिश्ते 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 अंदर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर रिजर्वॉयर के अंदर स्टोर हो जाता है पानी। तो इसी को हम बोलते हैं सीपेज ऑफ वाटर beneath द अर्थ सरफेस। यू में हैव ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लो फास्टर। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर जो है सैंड में जल्दी जाता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपने नोटिस किया होगा, जो ग्रेवल होते हैं यानी कि पत्थर वगैरह होते हैं, उनमें से पानी जल्दी जल्दी जाता है, बल्कि सैंड में और कम और क्ले में और कम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए, द स्पेस बिटवीन ग्रेवल पार्टिकल्स आर वाइडर अलाउइंग वाटर टू पास थ्रू क्विकली। जो ग्रेवल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो वाटर को